अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमार यूनस है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और उसके बाद मैंने लॉ पढ़ा। मैं पाकिस्तान के अलावा 4 दूसरी जुरिस्डिक्शंस में प्रैक्टिस का लाइसेंस रखता हूँ। उसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स के पैनल पर इनलिस्टेड हूँ। इस वक्त मैं बीजिंग चाइना में हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और अपनी रिसर्च कर रहा हूँ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में। यहीं से ही चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी शिंहुआ यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलएम किया और उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पढ़ाने और रिसर्च के बाद मैं दोबारा कोविड-19 के बाद चाइना में आ गया हूँ। काफ़ी अरसा से मेरे दोस्त अहबाब मुझसे अमेरिका की इमिग्रेशन के बारे में पूछ रहे थे और ख़ुसूसी तौर पर वो इंटरेस्टेड थे EB-2 NIW वीज़ा के अंदर, नेशनल इंटरेस्ट वेवियर वीज़ा के अंदर। तो मैंने सोचा कि एक तफसीलन वीडियो बना दूं ताकि एक तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और दूसरा ये कि दोस्त अहबाब में से अगर कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो मैं उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूं। तो बेसिकली ये मैं अपने कोलीग्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो मुझसे अक्सर व बेशतर अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में सवाल करते रहते हैं, उनके लिए है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो EB-2 वीज़ा है या आप ये कह लें कि ऐसा वीज़ा जो कि हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स के लिए अमेरिका ने निकाला हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो कह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जिसमें पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स आपको ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर दी और अमेरिका जो है वो हर मास्टर डिग्री वाले को बुला रहा है। ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये वीज़ा काफ़ी पुराना है और दुनिया के अक्सर बेशतर ममालिक जो हैं उनके अंदर इस तरह की कोई ना कोई स्कीम वो मौजूद है। यानी कि हर मुल्क चाहता है कि वो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करे। इसकी एक मिसाल यूँ दूँगा कि अभी रिसेंटली UK ने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल वीज़ा कहते हैं। आप गूगल करेंगे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी 1 साल डेढ़ हुआ है और ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स या PhD की है। अगर आपने मास्टर्स की है तो आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा जिसके लिए आपको जॉब की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ डिग्री दिखाएं और वीज़ा हासिल करें और जाकर वहाँ पर नौकरी ढूंढें। और अगर आपने PhD की है तो आप PhD करने के बाद 3 साल का वीज़ा लें और वहाँ पर जाएँ और नौकरी ढूंढें। और इस तरह के वीज़े जो हैं वो दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक ने इशू किए हुए हैं और इस तरह की पॉलिसीज़ बनती रहती हैं। अब इसकी एक वजह ये होती है कि वो टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और दूसरा रीज़न ये होता है कि वो टैलेंट वाकई टैलेंट होता है क्योंकि जितना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया उन्होंने दिया होता है उसके बाद वो इंडिविजुअल डेफिनेटली क्रीम होता है और वो अगर उस मुल्क में जाएगा तो वो उसकी प्रॉस्पेरिटी में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा। आप इमेजिन करेंगे अगर UK एक ऐसे बंदे को 2 साल का वीज़ा दे रहा है कि वो अपने ख़र्चे पर आके यहाँ पे नौकरी ढूंढे जो कि दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि वो बंदा अपना टाइम, स्टेमिना, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं करेगा क्योंकि अगर उसने दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लिया है तो वो कोई चीज़ था तो जिसकी वजह से उसने एडमिशन लिया और फिर वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उसके पास इतने पैसे हैं कि वो UK जाकर स्टडी करना चाहता है और अपनी जॉब करना चाहता है या मे बी स्टडी करना चाहता है या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है। तो बुलाने वाले और जाने वाले दोनों की ही फेवर में ये चीज़ है और दोनों को अगर समझ आती है तो वो इस तरह का स्टेप लेते हैं। बात किसी और तरफ निकल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो शेयर की जा सकती हैं इस ज़िमन में, लेकिन मैं दोबारा जो है वो अमेरिका की तरफ आना चाहूँगा। तो ये जो वीज़ा है जिसको कहते हैं EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर वीज़ा, ये EB-2 की एक कैटेगरी है जिसको NIW वीज़ा आप कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा अभी तक नज़र नहीं आया या अगर आपको कोई ऐसा पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान से ये अप्लाई किया हो और उसको मिल गया हो। इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में आपकी पिटीशन अप्रूव होती है और उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है।
पिटीशन अप्रूव होना और वीज़ा मिलना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पिटीशन अप्रूव हो भी जाए लेकिन वीज़ा आपको लेने के लिए एम्बेसी की लाइन में लगना पड़ता है ताकि वो आपका इंटरव्यू कर सके। अब इंडिया और चाइना में लोग 10-10 साल का वेट कर रहे हैं, यानी कि 10-10 साल बाद उनकी बारी आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अभी तक इंटरव्यूज़ नहीं हुए। दूसरा ये कि ऐसे पाकिस्तानी जो कि अमेरिका के अंदर हैं, वहाँ पे अगर वो ये अपनी पिटीशन अप्रूव करवाते हैं तो फिर वो स्टेटस एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फिर वो अपना वीज़ा जो है वो EB2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और वीज़ा कैटेगरी है जिसको EB1 कहते हैं। EB1, EB2, EB3। EB1 के अंदर भी एक ऐसा नेशनल इंटरेस्ट वेवर है जो कि हाईली क्वालिफाइड या आप कह लें हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स के लिए है, और उसमें भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं। अगर आपने कोई ऐसा अवार्ड जीता है जैसा कि नोबेल अवार्ड है या टूरिन अवार्ड है जो कि कंप्यूटर साइंस में होता है, या मैथमेटिक्स के अंदर आपने कोई ऐसा अवार्ड लिया है जिसकी ग्लोबल रिकग्निशन है, नोबेल लॉरिएट हैं फॉर एग्जांपल, ओलंपिक प्लेयर हैं, तो फिर आपको वो अमेरिका जो है ये वीज़ा दे देता है। या फिर आप या रिसर्चर हैं या प्रोफेसर हैं और उसके 10 क्राइटेरियाज़ हैं, उन 10 क्राइटेरियाज़ में 3 क्राइटेरियाज़ आप पूरे करते हैं तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। मसलन के EB1 के 10 क्राइटेरियाज़ में से एक क्राइटेरिया ये है कि मीडिया ने आपके बारे में रिपोर्ट किया हो, या आपने मीडिया के अंदर पेपर लिखे हों, या आपने जर्नलिस्टिक मीडिया के अलावा स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे हों, या आपकी सैलरी जो है वो आम इंडिविजुअल से ज़्यादा हो, आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होने की वजह से अपनी सैलरी ले रहे हों, आपकी पब्लिकेशनें हों, साइटेशनें हों, आपको अवार्ड मिले हों, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हों, और आप अपनी फील्ड के टॉप हों, तो फिर आपको EB1 वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। EB2 वीज़ा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह कि आपने क्राइटेरियाज़ कुछ पूरे करने हैं, जिनमें एक क्राइटेरिया तो ये है कि आपके पास एडवांस डिग्री हो, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री हो, और उसके बाद आपके पास एक फ्यूचर प्रपोज़ल, आसान लफ्ज़ों में कह लें, अमेरिका के लिए हो कि हम अमेरिका आके ये करेंगे। अब वो प्रपोज़ल जो है, या आप कह लें जिसको आसान ज़ुबान में आजकल ये कंट्रैक्टर हज़ात बिज़नेस प्लान कह रहे हैं, हालांकि वो बिज़नेस प्लान नहीं है, उसकी तीन शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि आप जो प्रपोज़ कर रहे हैं उसमें आप पहले से काम कर रहे हों। मसलन मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं अपनी फील्ड में एस्टेब्लिश प्रोफेसर हूँ। उसके बाद दूसरा इसका स्टेप ये है कि आपने ये साबित करना है कि मैं अमेरिका के अंदर आके इसको कंटिन्यू करूँगा, और तीसरा आपने साबित करना है कि मेरा ये जो प्रपोज़ल है, या जो मैं कह रहा हूँ कि जिस फील्ड के अंदर मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं अमेरिका के अंदर आके इसको कंटिन्यू करूँगा, ये अमेरिका की इंटरेस्ट में है। और अमेरिका अगर मुझे बुलाता है तो मैं आके अगर ये काम करूँगा तो इससे अमेरिकन जॉब मार्केट डिस्टर्ब नहीं होगी। यानी कि मुझे अगर अमेरिका बुला लेता है तो मैं लोगों से जॉब्स नहीं छीनूंगा, बल्कि मैं उनके लिए जॉब्स प्रोड्यूस करूंगा। आसान लफ्ज़ों में आप इसको यूँ समझ सकते हैं। और मुझे बुलाना अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है, और अगर वो मुझे नहीं बुला रहे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं आपने प्रूव करनी होती हैं। अब इसकी डिटेल में भी जाया जा सकता है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं उनको मैं 1-2 इश्यूज़ हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लोग इस तरफ चले हैं, और आपको पता है पाकिस्तानी अवाम जब जिस तरफ चल पड़ती है उस वक्त उस तरफ चल ही पड़ती है। उनको फिर रोका नहीं जा सकता, उनको कन्विंस नहीं किया जा सकता। अंधाधुंध जो है वो एप्लीकेशनें डालना शुरू कर देते हैं, और इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंसल्टेंट हजरात, कंट्रैक्टर्स हजरात। किस तरह? वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बदल दी है, अमेरिका ने नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पहली बात तो यह है कि कोई वीज़ा कैटेगरी नई नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर कोई मुल्क कोई नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीज़ा आपको मिल जाएगा। और तीसरी बात यह कि अगर कोई नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी कैटेगरीज़ में अप्लाई करने वालों के वीज़े अब नहीं लगेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मेरे ख्याल से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी।
कोई भी नई वीज़ा कैटेगरी अगर इंट्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हर बंदा अप्लाई करेगा तो उसको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। वो क्राइटेरिया पूरा करेगा तो उसके बाद उसको वीज़ा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नए वीज़े देने के लिए उन्होंने नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है। और दूसरी बात ये कि अगर नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है तो वो आपके लिए नहीं करवाई, वो उन्होंने क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिनको फुलफ़िल करने वाला कोई भी बंदा वो वीज़ा हासिल कर सकता है। तो हर बंदा जिसने मास्टर डिग्री ली हुई है वो डेफिनेटली एलिजिबल तो है, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उसको ये वीज़ा मिलेगा। और हो क्या रहा है, अब जो मैंने केसेस देखे हैं, एक दो पिटिशंस पढ़ने का भी मौका मिला, कराची के और लाहौर के कुछ फेमस कंसल्टेंट्स की लिखी हुई पिटिशन। वो इस तरह के कुछ लोगों ने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल एविडेंस मांगा, यानी कि अपनी पिटीशन के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे क्लेम किए थे कि अमेरिका ने उनसे मज़ीद तफसीलात मांगी। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कंसल्टेंट्स हज़रात, ज़ाहिरी बात है कि वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स तो हैं नहीं, लॉयर्स तो हैं नहीं, और लीगल ड्राफ्टिंग एक स्किल है। डेफिनेटली लॉयर्स जो हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बाद अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का एक पोर्शन इसको डेडिकेट करते हैं जिसमें वो लीगल ड्राफ्टिंग सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस करने के बाद उसको रिफ़ाइन करते हैं ऑफ कोर्स। तो हो क्या रहा है कि इन्होंने ऑनलाइन जो सैंपल हैं या ऑनलाइन पैकेजेस भी मिल जाते हैं सेल्फ पिटिशनर्स के लिए, वो डाउनलोड किए हुए हैं, और कोई भी बंदा मास्टर डिग्री वाला इनके पास चला जाता है तो वो उसमें से उसका नाम पता चेंज करके कॉपी पेस्ट करके तो वो सबमिट करवा देते हैं। और आप इनकी पिटिशंस का पैटर्न देख लें कि वो एक ही तरह का है, यानी कि एक बंदा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक एथलीट है, या एक स्कॉलर है किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर, रिसर्चर है, उसकी पिटिशन एक ही तरह की बना देंगे, नाम पता चेंज करके, कॉपी पेस्ट करके। और बिज़नेस प्रपोजल में जो है वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि ये लिख देंगे जी मैं अगर टीचर हूँ तो लिख देंगे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अमेरिका में आके मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो टीचर्स को बुलाए। और बाज़ ऐसी फजूल पिटीशनें पढ़ने को मिली हैं जिनमें क्लियरली, जिनको आप ब्लफ कहते हैं ना, वो है। मिसाल के तौर पे एक टीचर की पिटीशन है और उस पिटीशन के अंदर लिखा हुआ है कि जी मैं आके अमेरिका के अंदर आना चाहता हूँ और अमेरिका के अंदर आके मैं पढ़ाऊँगा, और उसकी जस्टिफिकेशन ये दी हुई है कि अमेरिका को टीचरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरा आना नेशनल इंटरेस्ट में है, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है। अब उस टीचर बेचारे को उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल एविडेंस भेज दिया है कि हमें मज़ीद जो है ना वो एविडेंस दें, और उस रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल एविडेंस के अंदर अगर आप पढ़ें तो ये एडजुडिकेटर ने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कि इसने अपनी मेन पिटीशन के अंदर ये क्लेम किया है कि अमेरिका को टीचर्स की ज़रूरत है। अगर हमें टीचर्स की ज़रूरत है तो ये जॉब के लिए अप्लाई क्यों करता है, क्यों नहीं कर रहा? इसको तो चाहिए कि जॉब के लिए अप्लाई करे। अगर हमें इतने ही टीचर्स की ज़रूरत है या इतनी टीचर्स की शॉर्टेज है तो इसको चाहिए कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। तो ये हमसे क्यों नेशनल इंटरेस्ट वेवर मांग रहा है, या ये क्यों कह रहा है कि हम इसकी पिटीशन अप्रूव करेंगे, इसको जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदा एलिजिबल नहीं है, हर मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई करके अपने पैसे ज़ाया ना करें, और जो कंसल्टेंट हजरात हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हलाल खाने को प्रेफर करें। अब इसमें ये हो रहा है इसमें ये है कि आपसे वो पैसे ले लेते हैं, 3-4 लाख रुपया आपकी उन्होंने पिटीशन डाल दी। अब उसका जवाब आते आते जो है ना वो 5-6 महीने लग जाते हैं। 5-6 महीने बाद जवाब आएगा। जवाब क्या आएगा आपसे, वो एडिशनल एविडेंस मांग लेंगे। वो एडिशनल एविडेंस के लिए आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, फिर 5-6 महीने के लिए चीज़ जो है वो पेंडिंग पे चली जाएगी। यानी कि साल डेढ़ आपका प्रोसेस जो है वो पेंडिंग पे लगा रहेगा, और वो आपसे पैसे जो हैं वो लिए हुए हैं उनको वो इन्वेस्ट करेंगे या उनको खा पी जाएंगे। और ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। यानी कि आपने पिटीशन डालनी है तो 5-6 महीने तो उसका जवाब ही नहीं आना, और पैसे आपने एडवांस पकड़ा दिए हुए हैं। और अगर जवाब आना है तो डायरेक्ट डिनाइल नहीं आना, उसमें आपको उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल एविडेंस मांगना है कि ये चीज़ें जो आपने लिखी हैं, क्लेम किया, उनको प्रूव करें।
अब वो बंदा जो है वो या तो उसको ही कहेगा कि मुझसे पैसे ले लो और इसका जवाब दो, या वो उसको कहेगा कि कंसल्टेंट उस बंदे को कहेगा कि लें जी हमने तो पिटीशन डाली थी, वो अप्रूव हो गई है, बस ये थोड़ा सा मसला रह गया है, ये आप खुद ही कर लें। अब अगर वो खुद ही करेगा और वो फेल हो जाएगी तो वो कहेगा लेकिन आपने ठीक उसका जवाब नहीं दिया, वो 3-4 लाख रुपया जो आपने दिया हुआ है वो ज़ाया। और अगर आप उसको कहेंगे कि चलें आप ही इसका जवाब बना दें, तो वो आपसे मज़ीद पैसे चार्ज करेगा और फिर 5-6 महीने के लिए जो है वो केस जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कंसल्टेंट हजरात से कि इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, हाईली क्वालिफाइड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया देख लें, काउंटलेस प्रोफेशंस और न्यूमरस टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं, तो आप उनमें लोगों को फैसिलिटेट करें। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री पाथवे है, उसमें लोगों को फैसिलिटेट करें। यूके की तरफ देख लें, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी रेजिडेंसीज़ वगैरह उनकी तरफ देख लें, जिसमें हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। अमेरिका का ये जो EB-2 NIW वीज़ा है, इसमें अगर आप अंधाधुन लोगों से अप्लाई करवाते जाएंगे अपने 2-3-4 लाख रुपए में, एक तो आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, हराम तो आप खा ही रहे हैं, उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपको आता जाता कुछ नहीं है, ड्राफ्टिंग आपकी ज़ीरो है, जो जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं वो जब पब्लिक होंगी, अगर किसी ने जो मुझे 1-2 पढ़ने को मिली हैं, उसके अलावा लोग जो हैं जब शेयर करना शुरू करेंगे, शेयर इसलिए नहीं करते कि उसमें उनका पर्सनल डाटा होता है, लेकिन जब चीज़ें ओपन होंगी तो वाज़े हो जाएगा कि आपने शुरू से ही उनका केस जो है वो पुअरली प्रिपेयर किया है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो आपको हो रहा है कि आप अंधाधुन लोगों से ये पिटीशनें डलवा कर पाकिस्तान का केस जो है वो डाइल्यूट करवा रहे हैं। यानी कि एडजुडिकेटर्स जब देखते हैं कि पाकिस्तान से पिटीशन आई है और प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं है, तो वो उसको उठा के वैसे साइड पे लगा देते हैं कि ये इसी तरह की आ रही हैं और इसी तरह का ये लिख रहे हैं और इसी तरह के केसेस हैं इनके। तो आप थोड़ा सा स्टेप बैक हों, चीज़ों को समझें, पहले जो जेन्युइन केसेस हैं उनको लें, उनकी प्रॉपरली केस बाय केस जो है वो स्टडी करें, कंटेक्चुअलाइज्ड अप्रोच रखें और हर इंडिविजुअल की चीज़ें जो हैं वो कॉपी पेस्ट इधर उधर करने की बजाय जो उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है एप्लीकेंट का, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसका प्रपोज़ल बनाएं, पिटीशन लिखें और फिर अप्लाई करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अप्रूवल जल्दी आएंगे और डेफिनेटली आपकी कंपनी की इमेज जो है वो बेहतर होगी। अब अगर आपने 2-3 अप्रूव करवा ली हैं और 50 बंदों से पैसे पकड़ लिए हैं और कॉपी पेस्ट पिटीशनें आपने डालनी हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आप इन द लॉन्ग रन जो है वो इस काम को आप सस्टेन नहीं रख पाएंगे। ये रिक्वेस्ट है मेरी कंसल्टेंट हजरात से। अब जो लोग मास्टर डिग्री होल्डर हैं और इस वीज़ा को अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे ज़ाया ना करें। $700 आपकी फ़ीस है जो आपने ऑफिशियल फ़ीस जमा करवानी है। उसके बाद अगर आपने डिग्री की इक्विवेलेंस करवानी है तो उस पर ज़ाहिर बात है $100-150 लगेगा। और फिर इनको आपने 2-3-4-5 लाख रुपया जो जहाँ पे फंस गया उसको उतने पैसे आपने देने हैं कंसल्टेंट को। और आपने ये जो कमोबेश मिनिमम भी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, इसकी बजाय आप दूसरे ऑप्शंस देखें। दूसरे ऑप्शंस में आप यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या आप देख लेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई आपका प्रोफेशन मैच करता है तो उसकी किसी वीज़ा कैटेगरी में आप फॉल कर सकते हैं, या आप इन्हीं पैसों में आइल्ट्स देकर जो है वो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के लिए शायद एलिजिबल हो जाए अगर आपका थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि अगर इस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर के लिए, EB-2 के लिए, तो आपको आपकी पिटीशन फ़र्ज़ करें अप्रूव हो भी जाती है तो इंटरव्यू इतनी जल्दी नहीं होने वाला, और इंटरव्यू अगर हो भी जाता है तो उसके बाद वीज़ा आपको मिल भी जाता है तो आपने फिर भी इन्वेस्टमेंट ही करनी है इसके ऊपर। तो वो बजटरी प्लानिंग भी जहन में आप रखें। और सबसे अहम बात ये कि इन झांसों में बिल्कुल भी ना आए कि ये कोई
आसान चीज़ है कि हर बंदा जो अप्लाई कर रहा है उसको मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा या उसकी पिटीशन अप्रूव हो जाएगी। हर बंदे को अपने कैलिबर का पता होना चाहिए, और अगर बंदा रिस्क ले भी रहा है तो वो रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर लेना चाहिए। अब देखने को अगर मैं मिसाल दूं तो ऐसे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने फजूल प्रोफाइल के लोगों से EB1 वीज़ाज़ जो हैं वो पिटीशनें जो हैं वो अप्लाई करवा दी हुई हैं, जो कि एक एलीट ऑफ द एलीट्स की आप कह सकते हैं कैटेगरी है। यानी कि वो बंदा जो है वो टॉप नॉच प्रोफेशनल हो अपनी फील्ड के अंदर, और इन्होंने हर प्रोफेसर जिसके कुछ पेपर हैं या थोड़ी सी साइटेशनें हैं या किसी लोकल अखबार वगैरह के अंदर उसका कोई इंटरव्यू वगैरह छपा है, ऐसे लोगों से भी EB1 पिटीशन जो है वो डलवा दी हुई है, जिसके अप्रूव होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो रिक्वेस्ट दोनों पार्टी से ये है, पहले तो अप्लाई करने वालों से जो मेरे दोस्त अहबाब हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे, कि चीज़ों को रियलिस्टिकली लें। ये वीज़ा अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हैं, विच इज़ अ मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री के साथ 5 साल एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको मिल जाना है वीज़ा। और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आप कहेंगे ये रिस्क के मार्जिन के अंदर मैं खेल रहा हूँ। ये आपके पैसे ज़ाया होने ही होने हैं। अगर आपका कोई जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड प्रपोज़ल या प्लान, पर्सनल प्लान या बिज़नेस प्लान नहीं है, तो ये आपकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट होनी ही होनी है। और कंसल्टेंट हजरात से रिक्वेस्ट ये है कि आप अंधाधुंध हर बंदे से पैसे ना पकड़ी जाएं और हर बंदे से अप्लाई ना करवाते जाएं, क्योंकि इस तरह आप पाकिस्तान का केस जो है वो डाइल्यूट कर देंगे, जो कि हो रहा है। और एक ही तरह की पिटीशनें आएंगी, एक ही तरह के एडजुडिकेटर वहाँ पे बैठे हुए हैं जो इनको देखेंगे और रिजेक्ट करते जाएंगे। अल्टीमेटली जिनकी जेन्युइन पिटीशंस हैं उनका भी नुकसान होगा। तो ये आपके फ़ायदे में भी नहीं है। तो खुदारा लोगों को झूठी उम्मीद ना दें और अपने 2, 3, 4 लाख रुपए के लिए लोगों के इमोशन से खेलना बंद करें और लोगों को जो है वो सीधी राह दिखाएं और रियलिस्टिकली जो चीज़ें हैं वैसे ही उनको बताएं। और फाइनली ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी जो स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करें। ठीक है, आप टिकटों का काम करते थे, टिकटों का काम करने के बाद आपने छोटे मोटे दुबई वगैरह के वीज़े लगवाने शुरू कर दिए। दुबई वगैरह के वीज़े लगाने के बाद आप कनाडा हो आए या आपका कोई भाई जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से चक्कर लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप EB2 NIW का दफ्तर डाल के बैठ जाएँ कि हम अमेरिकन इमिग्रेशन वीज़ाज़ एक्सपर्ट बन गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम लें, अपनी स्किल डेवलपमेंट, जो अपनी फैमिली से कोई एक आधा बंदा जो है वकील बनाएं, उसको पढ़ाएं, उसको कहें कि तुमने इमिग्रेशन लॉ के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी है, वो इन चीज़ों को देखे और फिर आप जो है इसको आगे लेकर चलें। ये नहीं कि आप पहले टिकटों का काम करते थे, फिर आपने छोटे मोटे वीज़े लगवाने शुरू कर दिए और अब आप डायरेक्ट ही जो है वो अमेरिकन इमिग्रेशन को आपने हाथ डालना शुरू कर दिया। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो कि मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता था, क्योंकि एक ही नौइयत के क्वेश्चंस जो हैं वो आते जाते हैं। और दोस्त अब आप जो मेरे कोलीग्स हैं वो ज़्यादातर मुझसे पूछते रहते थे कि इस कैटेगरी के बारे में आपने सुना है या इसके बारे में आपको मालूमात हैं तो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है और फिर थोड़ी सी जो ऑब्जर्वेशंस थी और फिर कुछ लोगों के साथ मैंने बातचीत करके कोई 1-2 पिटीशंस जो हैं वो कराची की कंसल्टेंसीज़ की और 1-2 जो है वो लाहौर की कंसल्टेंसीज़ की पढ़ने के बाद ये जो वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं सिंपली उसको इसका लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो काइंडली उसको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली उनका जवाब दूंगा, या अगर एक ही नौइयत के काफ़ी ज़्यादा सवालात हुए तो मैं कोशिश करूंगा कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसके अंदर उनके जवाब दे दूं। थैंक यू वेरी मच।